नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। हम उसी से आगे करेंगे। उसके अंदर हमने देखा था स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के बारे में बात की थी। नई आर्थिक नीति जो है उसको मुख्यतः एक दूसरा दृष्टिकोण भी है विभाजन करने का, और उसके आधार पर हम इसको 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। वो 3 उपवर्ग हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आज हम उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उदारीकरण का जो अर्थ है वो, या लिबरलाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका अर्थ है जो लिया गया है वो लिबरल या उदार वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा कार्य कह सकते हैं जिसके में ज़्यादा ये क्या कहते हैं ढील दी जाती है, तो हम उसे उदार कहते हैं या लिबरल कहते हैं। देखिए ना, आपने कभी शब्द का प्रयोग भी किया होगा, दिस पर्सन, या आप स्वयं भी टीचरों कभी कहते हुए सुनते होंगे, या बच्चे आपस में कहते हैं कि सर है ना कॉपी लिबरल चेक करना। लिबरल मतलब कम ध्यान देते हुए या छोटी छोटी नियंत्रण ना लगा करके केवल बड़े मुख्य नियंत्रण ही लगाना है। तो इसी स्थिति की बात करते हैं हम। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो, जिसके ऊपर पहले हमने बहुत सारे नियम कानून लगा के प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके कारण हमारा विकास का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था। अब उसी दृष्टिकोण की बात करेंगे। उसके अंदर तो क्या किया गया, उनको मुक्त करने का प्रयास किया गया। यानी मुक्त करना मतलब क्या हो गया, उनको उदार करना हो गया। यानी जो हमारे पहले कठोर वाली नीति है उसको उदार नीति अपनाना है। तो इसके अंतर्गत जो आता है मुख्यतः जो कार्य किए गए वो आते हैं एक औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली। पहले जो है 1991 से पहले क्या है कि फर्मों या उद्योग धंधों को अपना उद्योग धंधा स्थापित करने, उसको चलाने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी। तो अब उसमें परिवर्तन किया गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया लाइसेंस प्रणाली। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है आयात निर्यात नीति, यानी आयात और निर्यात से संबंधित जो कानून है उसमें क्या परिवर्तन किए गए उसकी चर्चा इसके अंदर की जाती है। तीसरा आता है तकनीकी उन्नयन, यानी तकनीकी दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। श्रम प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक, 2 प्रकार की तकनीक है जिसमें से तो इसके अंदर क्या परिवर्तन किए गए, ये तकनीकी उन्नयन के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट उसके बाद में है राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण। यानी राजकोषीय और विदेशी निवेश का मतलब ये है, राजकोषीय मतलब सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश, भारत सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश, और विदेशी निवेश मतलब कि भारत के अलावा बाहर के जितने भी देश हैं या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट है इसके अंदर अगर हम शामिल करेंगे। अब जो है क्षेत्रक जो मुख्यतः अगर हम देखते हैं जिसमें ये सुधार किए गए वो औद्योगिक क्षेत्रक, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्रक यानी फाइनेंशियल सेक्टर, कर सुधार यानी कि टैक्स रेवेन्यू में सुधार, और विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सुधार है ये, और व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, ये है जो क्षेत्रक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे क्षेत्रक वाइज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमितीकरण किया गया, यानी कि जो नियम बनाए गए थे उसमें उन नियमों में चेंजेस किए गए, उन नियमों में ढील दी गई या उनमें रियायतें दी गई। तो क्या रियायत दी गई, सबसे पहला जो नियम था या जो इसके अंतर्गत था वो हम देखते हैं कि उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था थी। यानी उद्योग धंधों के लिए क्या है कि फर्म जब स्थापित होती थी तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। फर्म अगर बंद कर दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री को बंद करता है तो भी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। या अगर वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उत्पादन कम करना चाहता है तो भी उसे परमिशन लेनी। उदाहरण के तौर पे यदि अगर किसी ने चीनी बनाने की फैक्ट्री लगाई है तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, प्रोडक्शन कम करना चाहता है तो भी प्रोडक्शन लेगा, तो भी सरकार से अनुमति लेगा। और या अगर वो क्या करना चाहता है कि जैसे राजस्थान में उसने शुगर की फैक्ट्री लगा रखी है, अब राजस्थान के अलावा उस फैक्ट्री को शिफ्ट करके कहीं और कर्नाटक ले जाना चाहता है तो भी उसको
गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या वो एक एक्स्ट्रा फैक्ट्री वहां डालना चाहता है तो भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस परमिशन इज नोन एज लाइसेंस, यानी जो सरकार जो परमिशन देती है उसको हम लाइसेंस कहते हैं। जैसे आप टू व्हीलर को चलाने का परमिशन गवर्नमेंट जब आपको देती है, देन इट इज नोन एज टू व्हीलर लाइसेंस। ये इसके अंदर बात कही गई, तो इसको हम लाइसेंस पद्धति कहते हैं। दूसरी चीज क्या हो गई, उद्योग धंधों में निजी उद्योगों के प्रवेश निषेध था, यानी कि इसमें कई ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जिसके अंदर निजी उद्योग नहीं कर सकते थे, मतलब प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उसका उत्पादन नहीं कर सकती थी, मतलब केवल गवर्नमेंट ही उसका उत्पादन करेगी। वो उद्योग धंधे केवल गवर्नमेंट के ही सेक्टर में रहेंगे, अंडर में रहेंगे, उसको हम कहते हैं। तो यानी निजी उद्योग धंधों का प्रवेश निषेध, निषेध मतलब रोक लगाना है, तो निषेध थी। तीसरा पॉइंट, ग पॉइंट जो आता है इसमें, कुछ उद्योग धंधे हैं जो केवल लघु उद्योगों के लिए ही सीमित थे, यानी कि उन उद्योगों को जो है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे उसका उत्पादन नहीं कर सकते थे, कि उनका उत्पादन केवल और केवल कौन करेंगे, जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं वही करेंगे। जैसे चटाई बनाने का उद्योग मान सकते हैं एक, तो चटाई बनाने का कार्य जो है बड़े उद्योग नहीं करेंगे, केवल छोटे छोटे उद्योग करेंगे। इस प्रकार के ये प्रतिबंध थे 1991 से पहले। अब हम सुधारवादी नीति या उदारीकरण की नीति अपनाई गई, तब क्या किया गया, इन सारों पे से प्रतिबंध हटा दिए गए, लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब कोई भी उद्योग सरकार की अनुमति के बिना खोला जा सकता है, उद्योगों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उसका उत्पादन कम किया जा सकता है, और अपनी फैक्ट्री को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, या फैक्ट्री की संख्याएं अलग से, सब फैक्ट्री या पार्ट जो है अलग से स्थापित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन प्रतिबंध जो हैं अभी भी रखे गए हैं और उन प्रतिबंधों की संख्या कम हो गई है। तो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि अब प्रतिबंध हटाने वाली फैक्ट्रियां ज़्यादा हो गई है और प्रतिबंध जिन पे लगा हुआ है वो फैक्ट्रियां कम हो गई है, इसलिए जिन फैक्ट्रियों पे प्रतिबंध लगाया गया है या अभी भी लगा हुआ है, उन फैक्ट्रियों के या उन सेक्टर्स के नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक बार बता देता हूँ ये फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर अभी भी सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये इसमें आता है अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक की, विमानन और औषधि। ये 6 उद्योग धंधे ऐसे हैं जिसके लिए अभी भी सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये उद्योग धंधे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वे उद्योग धंधे हैं जिसमें कि समाज का अहित होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए इनको कंट्रोल में रखना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन उद्योग धंधों को सरकार ने अभी भी लाइसेंस के क्षेत्र में रख रखा है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, देखिए इनका उत्पादन, जो अभी मैंने 6 उद्योग बताए, इनका उत्पादन निजी क्षेत्र कर सकता है, लेकिन उसको केवल सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है, यानी लाइसेंस लेने की जरूरत है और वो इस निजी क्षेत्र इसका उत्पादन कर सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रकों का उत्पादन केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट जो क्षेत्रक हैं वही कर सकती है, गवर्नमेंट ही कर सकती है, निजी क्षेत्र का उत्पादन नहीं कर सकता है। वह केवल 3 सेक्टर ऐसे हैं या 3 जो यहाँ पे जिन क्षेत्रकों में केवल और केवल सरकार ही उत्पादन कर सकती है, यानी निजी क्षेत्र अपनी भागीदारी नहीं निभा सकता है, जिसमें आते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन और प्रतिरक्षा उपकरण, यानी देश की सुरक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं उनमें सारे नहीं है, उसमें से कुछ अंश हैं, और परमाणु ऊर्जा है वह, और रेल परिवहन। यानी कि अब अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे इन 3 में से भी रेल परिवहन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो सरकार ने रेलवे का निजीकरण प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में शायद केवल 2 ही क्षेत्र बच जाएं, एक परमाणु ऊर्जा और एक रक्षा उपकरण।
दो ही बच जाएं। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्योंकि सीबीएसई की बुक के अंदर केवल तीनों लिखे हुए हैं, इसलिए आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों क्षेत्रक लिखने हैं। हाँ, यदि अगर विचारात्मक प्रश्न आता है तो आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं कि रेलवे क्षेत्रक जो है उसका निजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये तीन जो है, और इसके अलावा जो लघु उद्योग जो हैं सारे के सारे वस्तुएं जो थी, जैसे कि हमने ग पॉइंट लिया था लघु उद्योगों के लिए जो प्रतिबंध लगा रखे थे, वो प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं। अब कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसका उत्पादन केवल लघु उद्योग ही करेगा। अब सभी का उत्पादन लघु उद्योग एवं वृहद उद्योग, बड़े उद्योग कर सकते हैं, और इनकी कीमत का निर्धारण जो है वो बाजार की शक्तियों के द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट दूसरा आता है वित्तीय क्षेत्र को सुधार। वित्तीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब ये है जहां से उद्योग धंधे जो हैं अपने लिए निवेश के लिए पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं, उन क्षेत्रकों को हम वित्तीय क्षेत्रक कहते हैं। तो वित्तीय क्षेत्रक में आता है बैंक, व्यावसायिक बैंक और निवेश बैंक, दो प्रकार के बैंक होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक बैंक में एसबीआई आ गई आपकी, आईसीआईसी बैंक, ये सारी बैंकें आ जाती है। निवेश बैंक है जो जिसके अंदर क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है एग्जिम बैंक वगैरह ये आती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम साधारण भाषा में शेयर मार्केट भी बोलते हैं वो, और विदेशी मुद्रा बाजार भंडार जो है, विदेशी मुद्रा बाजार है, यानी जो जहाँ से हमारे को फॉरेन करेंसीज जो है या उसकी हम व्यवस्था करते हैं। तो ये तीन जो क्षेत्रक हैं जो वित्तीय संस्थाएं जो है में शामिल होते हैं। वित्तीय क्षेत्रक के अंतर्गत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार, तीन पॉइंट शामिल होते हैं। तो अब इसमें बैंक के ऊपर पूर्णतः कंट्रोल जो है वो आरबीआई का कंट्रोल है। आरबीआई की अनुमति लेकर के कोई भी बैंक जो है अब चाहे तो अपनी शाखा बढ़ा सकता है, चाहे तो अपनी शाखाओं को बंद कर सकता है, या कोई नया बैंक भी अगर व्यापार के अंदर सम्मिलित होना चाहता है तो सम्मिलित हो सकता है, या पुरानी बैंक यदि कोई समझती है कि अब उसे व्यापार नहीं करना है तो वो बैंक सिस्टम को छोड़ करके जा सकती है। लेकिन क्योंकि इसका संबंध जनता के पैसों से है, इसलिए इसका निर्णय जो है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाएगा। आरबीआई की परमिशन के द्वारा ही बैंकें ऐसा कर पाएंगी। यानी आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी अनुमति और उसके नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं उसके आधार पर ही जो है ये बैंकें अपना व्यवसाय इस तरीके से कर सकती है। लेकिन बैंकों को छूट है, वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकती है, घटा सकती है। क्लियर? ये हो गया बैंक के बारे में। नेक्स्ट सुधार होते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत। हम आगे बाद में बात करते हैं भारतीय और विदेशी निजी बैंकों की बात हो गई। चाहे बैंक भारत की भी हो सकती है, चाहे बैंक विदेशी बैंक भी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, दोनों के ऊपर नियंत्रण जो है आरबीआई करता है। भागीदारी के आधार पर 50% बैंकों के अंदर पूंजी की भागीदारी जो है 50% कर दी गई। देखिए, कभी भी किसी भी कंपनी में यदि 51% का शेयर होता है जिसके पास, उसे हम उसको मालिक मानते हैं। तो अभी भागीदारी जो है 50% बैंक को कर दी गई है। इसका मतलब 50% की व्यवस्था वो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यानी तो मालिकाना हक जो है दूसरे के पास जाएगा नहीं 50% तक। ठीक है, ये कुछ प्राइवेट बैंकें भी है जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, वो भी अपना व्यापार कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50% तक वो जनता से पैसे की व्यवस्था कर सकती है। कहने का मतलब ये है। विदेशी निवेश संस्थाएं में आती है, जो आगे हम चलते हैं तो विदेशी निवेश संस्थाओं में आती है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो FFI का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग जो हैं वो यहाँ पर निवेश करते हैं तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, ये निवेश दो प्रकार का होता है। एक विदेशी संस्थागत निवेश
और दूसरा होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। संस्थागत निवेश का मतलब यह है कि शेयर मार्केट या किसी संस्था के अंदर निवेश करना या किसी कंपनी के अंदर निवेश करना, तो इसे हम संस्थागत या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निवेश कहते हैं। दूसरा निवेश है जो कि ना प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश का देखिए, निवेश करने के दो तरीके हैं। कोई भी कंपनी जो है वो चाहे तो भारत के अंदर आकर के यहाँ पे अपना खुद का ढांचा यानी कि ऑफिस स्थापित कर सकती है, ज़मीन लेकर के बिल्डिंग बना करके ऑफिस स्थापित करेगी और उसके पश्चात यहाँ की संपत्ति को खरीद करके और उसके बाद में अपना व्यवसाय करेगी, तब इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी बाहरी संस्था जो है वो भारत के अंदर न तो ज़मीन खरीदेगी, न अपनी खुद की बिल्डिंग बनाएगी और न अपने खुद के ऑफिस सेटअप करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। केवल वो क्या करेगी, भारतीय कंपनियां जो हैं उन कंपनियों के अंदर पैसा लगाएगी, तो और ये पैसा शेयर मार्केट के माध्यम से लगेगा। तो ऐसे स्थिति में इसे हम संस्थागत निवेश कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो निवेश किया गया वो किसी संस्था या कंपनी के अंदर किया गया है, इसलिए इसे संस्थागत निवेश या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कर व्यवस्था में सुधार, यानी कि करों के अंदर, टैक्स के अंदर जो है पहले 1991 से पहले जो अगर हम देखते हैं कर जो थे वो करों की दर बहुत अधिक थी और अब जो क्या किया गया उसके अंदर करों में छूट कर दी गई है, कर हटा दिए गए हैं और अब तो और भी ज़्यादा आगे चलते हुए अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो ये कर व्यवस्था के अंदर सुधार की ही अंग है। तो इसमें राजकोषीय नीति यानी सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति है। कर दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यहाँ आपको ये बता दिया जाएगा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये है जिसमें कर देने वाला व्यक्ति वही होता है जिसके ऊपर कर लगाया जाता है। जैसे कि मेरे ऊपर अगर आय कर लगाया गया है तो मेरी आय के ऊपर कर लगता है, इसलिए कर का भुगतान भी मैं ही करूँगा और लगाया भी मेरे ही ऊपर गया है, इसलिए ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि कर लगाया किसी और व्यक्ति पे जाता है और भुगतान उसको कोई और करता है, तो इसके अंदर आता है निगम कर आता है। इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो कौन सा होता है, निगम कर होता है, यानी कंपनी के ऊपर जो कर लगाया जाता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है, उसकी अर्निंग पे लगाया जाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा अर्निंग होने का मतलब कि प्रोडक्शन होने का मतलब ज़्यादा अर्निंग है और ज़्यादा अर्निंग का मतलब कि उसको ज़्यादा निगम कर देना पड़ेगा। किसी का प्रोडक्शन कम है तो उसको कम कर देना पड़ेगा, तो इसे हम निगम कर कहते हैं। तो यह जो कंपनी होती है वह कंपनी क्या करती है, इस कर को मात्रा में विभाजित करके, जितना उत्पादन हुआ है उत्पादन की मात्रा में विभाजन करके जो वस्तु उत्पादित की गई है उस वस्तु की कीमत के साथ में ही जोड़ करके वसूल कर लेती है। तो कंपनी, सरकार तो कंपनी के ऊपर टैक्स लगाती है, लगाने वाला व्यक्ति तो हो गया निगम या कंपनी हो गई, लेकिन वसूल किससे किया उसने, जनता से किया। क्लियर। तो जनता ने पे किया, तो वास्तव में देखें तो भुगतान किसने किया, जनता ने किया। और सरकार को किसने दिया, सरकार को कंपनी ने दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैसा देने वाला व्यक्ति और सरकार को पैसा देने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में अगर हम इसे कहें तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का भार जो है वह किसी और व्यक्ति पर होता है तथा कर का भुगतान कोई और व्यक्ति करता है। विदेशी विनिमय सुधार के अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंदर भुगतान संतुलन की बात होती है। भुगतान संतुलन का मतलब विदेशी मुद्रा से है, जिसके अंदर हमारे आता है देश की मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कि हमारी देश की मुद्रा जो कि रुपया है उसका विदेशी देश की मुद्रा, जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, अमेरिका का डॉलर ले लेते हैं, तो डॉलर की तुलना में यदि भारतीय मुद्रा का मूल्य में गिरावट कर दी जाए तो इसे हम अवमूल्यन कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि भारतीय मुद्रा, एक
डॉलर बराबर 70 रुपये के बराबर हैं। अगर भारत सरकार जानबूझ करके ये निर्णय ले लेती है और ये डिक्लेयर कर देती है कि $1 बराबर 80 रुपये होगा, तो इसे हम भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे। और इसके विपरीत यानी अगर भारतीय सरकार यह डिक्लेयर कर देती है कि $1 बराबर 60 रुपये होगा, तो इससे 70 से 60 रुपये होना जो है वो अधिमूल्यन कहलाएगा। यह अवमूल्यन का उल्टा होता है, अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन की बात यहाँ पे हम चर्चा की गई है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। अब व्यापार के अंदर और निवेश के अंदर जो कानून बनाए गए थे, जो या प्रौद्योगिकी संबंधित जो कानून थे, उसके अंदर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया ताकि जिससे बाहरी कंपनियां ज़्यादा व्यापार कर सकें, ज़्यादा पैसा भारत के अंदर लगा सके। तो उनके प्रोत्साहित करने के लिए जो पहले जो नियंत्रण लगा रखे थे, वे नियंत्रण हटा दिए गए और स्थानीय उद्योगों की कुशलता में सुधार के लिए किया गया ये, और ताकि जिससे बाहर की कंपनियां भारत के अंदर निवेश करेंगी तो वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी सुधार भी होगा, इसलिए ये किए गए। और आयात के ऊपर जो है हमने प्रतिबंध लगा रखे थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। इसके अंदर दो प्रकार के प्रतिबंध आते हैं, एक कोटा जो कि परिमाण को सीमित करता है, और दूसरा है प्रशुल्क जो कि कर की दर को नियंत्रित करता है। तो कोटा एवं प्रशुल्क दोनों को ही अब हटा दिया गया है इसके अंतर्गत, उदारीकरण के अंतर्गत। तो ऐसा करने से क्या है कि अब अधिक मात्रा में भारत के अंदर आयात किया जा सकेगा। तो विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत हम देखते हैं तो पॉइंटों को देखते हैं। तो क पॉइंट हो गया आयात व निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, जिसे कि कोटा कहा जाता है। प्रशुल्क दरों में कटौती, जो कि आयात के ऊपर लगने वाला कर होता है, उसमें कमी की गई। आयातों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब आयात भारत देश में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बाहर से व्यक्ति आयात करना चाहता है किसी वस्तु का, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हानिकारक एवं पर्यावरण संबंधी उत्पादों को छोड़ करके जो नेचर को हानि पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उन उत्पादों को छोड़ करके बाकी सभी उत्पादों के लिए आयात लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और निर्यात शुल्क में जो है मुक्त कर दिया गया है शक्ति, और भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात के ऊपर जो शुल्क था लिया जाता था, वो हटा दिया गया है। तो ये विदेशी जो है उदारीकरण किए गए विदेशी बाजार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम उदारीकरण का जो है उदारीकरण एक पॉइंट जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी का निजीकरण जो है हम कल पढ़ेंगे।